नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित शर्मा और आज हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे। लिटरेरी थ्योरी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला थ्योरी यानी कि जिसके बारे में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, दैट इज थ्योरी बिफोर थ्योरी। और इस थ्योरी को पढ़ने के मतलब है कि हम किसी एक फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, द फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिफोर मॉडर्न थ्योरी। तो गाइज, मैं हूँ ललित शर्मा, आई एम मास्टर्स इन इंग्लिश एंड आपको फोकस रखना है कि अगर आपको मेरे नोट्स से पढ़ना है और जो भी मैं इस लेक्चर के अंदर बोलने वाला हूँ, इफ़ यू रियली वांट टू गेट दैट नॉलेज, टेक योर पेन, नोटबुक एंड लिसन प्रॉपरली। तो स्क्रीन पर जो नोट्स हैं वो सिर्फ वर्ड्स हैं और जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। और उस अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। ये कोई समरी टाइप लेक्चर नहीं है, दिस इज फुल फ्लेजेड लेक्चर जिसके अंदर हम हर माइनर पॉइंट को डिस्कस करेंगे बिकॉज वी आर टारगेटिंग नेट JRF। और इस थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टार्टिंग है आपकी किसी भी लिटरेरी थ्योरी के लिए। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि लिबरल ह्यूमनिज्म क्या है, उसे प्री थियोरेटिकल एरा में कैसे देखा जाता है, उसके की प्रिंसिपल्स जो पीटर बेरी ने दिए थे, मैथ्यू आर्नोल्ड और उनका टच स्टोन मेथड्स, द रोल ऑफ लिटरेचर एज ए सिविलाइजिंग फोर्स, क्लोज रीडिंग क्या होता है, टेक्स्ट एज ऑटोनोमस कैसे हम कह सकते हैं, और मेजर क्रिटिक्स कौन है इसके अंदर, और लिबरल ह्यूमनिज्म और मॉडर्न थ्योरी के बीच में किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, साथ में उनको समझने के लिए हम केस स्टडीज भी लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, जैसे कि हैमलेट, जेन आया और हार्ट ऑफ डार्कनेस। इन 3 केस स्टडीज को पढ़ेंगे। फिर हम जो लिबरल ह्यूमनिज्म है उसके 2 क्रिटिसिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और अगर आप थ्योरी का पेपर भी दे रहे हो कहीं पर तो आप इन क्रिटिसिज्म्स को अप्लाई करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फिर हम रेलेवेंस ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म को पढ़ेंगे और फिर समरी एंड कंक्लूजन। तो लास्ट तक बने रहना, अगर आपको स्किप करना है तो फिर दिस लेक्चर इज नॉट फॉर यू। पूरा लेक्चर सीक्वेंस में समझिए, क्रोनोलॉजी में, और आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे जो कहीं नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर लिटरेचर समझने का तरीका बदल जाए तो क्या लिटरेचर का मीनिंग बदल जाता है? अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं तो आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा? तो आज हम बात करेंगे लिबरल ह्यूमनिज्म की, एक ऐसी अप्रोच जो कि मानता है कि लिटरेचर जो है टाइमलेस है, यूनिवर्सल है और ह्यूमन वैल्यूज को प्रोपोगेट करता है। लेकिन उससे पहले एक और सवाल है जो हमने अभी टाइटल में देखा कि थ्योरी बिफोर थ्योरी, लिबरल ह्यूमनिज्म। तो यहाँ पर जो थ्योरी बिफोर थ्योरी है उसका क्या मतलब है? थ्योरी बिफोर थ्योरी यानी कि प्री थ्योरेटिकल थ्योरी भी जिसे कहते हैं, उसका मतलब समझने के लिए देखो, जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो आजकल बहुत सारी मॉडर्न थ्योरीज यूज होती हैं, जैसे फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। लेकिन जो लिबरल ह्यूमनिज्म है वो सबसे पहले का एक फंडामेंटल अप्रोच था जो मानता था कि एक टेक्स्ट का मीनिंग उसके अंदर ही होता है। इसको समझने के लिए हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे और एनालाइज भी करेंगे कि इस थ्योरी को और कैसे क्लियरली हम समझ सकते हैं। और आज जो भी मॉडर्न लिटरेरी थ्योरीज हैं, जैसे मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, डीकंस्ट्रक्शनिज्म, इनका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। ये थ्योरीज लिटरेचर को एक पर्टिकुलर लेंस से देखना सिखाती हैं। मगर एक जमाना था जब थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लोग लिटरेचर को बिना किसी आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल लेंस के पढ़ते थे। बस एक ही बिलीव था कि अच्छा लिटरेचर एक यूनिवर्सल ट्रुथ को कैप्चर करता है। जैसे कि अगर हम शेक्सपियर का एग्जाम्पल लें, किसी शेक्सपियर का कोई भी वर्क उठा ले, जैसे हेमलेट हमने उठाया, अगर उसे हम एनालाइज करते हैं, अगर एक साइको एनालिटिक क्रिटिक उसे एनालाइज करेगा तो वो क्या देखेगा? वो उसके अंदर की साइकोलॉजिकल अप्रोचेस को देखेगा। वो एडिपस कॉम्प्लेक्स जो कि फ्रॉइड का एक कॉन्सेप्ट है उसके एंगल से देखेगा। एक फेमिनिस्ट क्रिटिक जो है वो ओफेलिया के ऑपरेशन पे फोकस करेगा। एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक अपने पावर, स्ट्रगल और क्लास इश्यूज को देखेगा। तो ऐसे ही लेकिन लिबरल ह्यूमनिज्म क्या करता है, ये कहेगा कि हेमलेट सिर्फ एक इंसान की अंदर की साइकोलॉजिकल और मॉरल डिलेमा को दिखाता है जो हर किसी को रिलेट भी होता है। यही अप्रोच था थ्योरी बिफोर थ्योरी, जो सिर्फ लिटरेचर को ब्यूटी और उसके यूनिवर्सल मीनिंग पे फोकस करता था। इसी को हम प्री थ्योरेटिकल एरा भी कह देते हैं, यानी कि जहाँ से थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया उससे भी पहले की बात। अगर हम लिटरेरी स्टडीज का इतिहास देखें तो हमेशा से 2 अप्रोचेस चले आए हैं। एक तरफ होते हैं जो थ्योरिस्ट, जो लिटरेचर को एक सोशल या आइडियोलॉजिकल टूल समझते थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जो लिटरेचर को सिर्फ लिटरेचर की तरह देखना चाहते थे, बिना किसी एक्स्ट्रा थ्योरी के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेंगे तो प्लेटो और एरिस्टोटल जो कि क्लासिक एंटिक्विटी के अंदर आते हैं, जो 5th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC का एक पीरियड है, यानी कि जो ग्रीक पीरियड है उसमें क्लासिकल एंटिक्विटी का जो पीरियड है। जैसे प्लेटो का कहना था कि लिटरेचर एक इल्यूजन है जो इमोशंस को डिस्टर्ब करता है। वहीं एरिस्टोटल कहते हैं कि लिटरेचर एक मिमेसिस है जो रियलिटी का आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, जो ह्यूमन इमोशंस को प्योरीफाई करता है। तो एरिस्टोटल का जो अप्रोच है ना, दैट इज लिबरल ह्यूमनिज्म। और ये एक बेस था लिबरल ह्यूमनिज्म का, जो मानता था कि लिटरेचर ह्यूमन नेचर का रिफ्लेक्शन है।
अगर हम मेडिवल एरा की बात करें, यानी कि 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच की बात करें, तो यहाँ पर लिटरेचर को एज अ मॉरल गाइड के तौर पर देखा जाता है। इस दौर में लिटरेचर को रिलीजन और मॉरलिटी से जोड़ा गया था। सिर्फ वही लिटरेचर ग्रेट माना जाता था जो डिवाइन और एथिकल टीचिंग्स को प्रमोट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दांते का द डिवाइन कॉमेडी पढ़ा हो, एक मॉरल और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करता है। फिर इसके बाद जो पीरियड आता है दैट इज रेनेसा ह्यूमनिज्म, 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक, जिसमें लिटरेचर को एज अ ह्यूमनिटी हम सेलिब्रेट करते हैं। लिटरेचर सिर्फ रिलीजियस टीचिंग्स का टूल नहीं है, बल्कि ह्यूमन क्रिएटिविटी का भी ऑप्शन और एक्सप्रेशन है। शेक्सपियर और मिल्टन जैसे राइटर्स ह्यूमन इमोशंस, फ्री विल और यूनिवर्सल थीम्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो एक कोट है सर फिलिप सिडनी का, द पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टू टीच एंड डिलाइट। काफी डीप एक कोट है, इसको आप कहीं भी पुट करोगे तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर 18th और 19th सेंचुरी, या हम आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो लिटरेचर को एक सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन देखा जाने लगा। यानी कि जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, लिटरेचर को ह्यूमन रैशनलिटी और मॉरलिटी के करियर समझने लगे। विक्टोरियन एरा में मैथ्यू आर्नोल्ड जैसे क्रिटिक्स ने कहा कि लिटरेचर एक टच स्टोन है जो बेस्ट ह्यूमन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और यही सोच लिबरल ह्यूमनिज्म का फाउंडेशन बनती जाती है। तो टच स्टोन क्या है उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि लिबरल ह्यूमनिज्म एक प्री थ्योरेटिकल अप्रोच है लिटरेचर का, जो टाइमलेस और यूनिवर्सल ट्रुथ्स के बारे में बात करती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि थ्योरी बिफोर थ्योरी ही प्री थ्योरेटिकल अप्रोच माना जाता है। फोकस इसका लिटरेचर एज अ मीन्स ऑफ मॉरल इंटेलेक्चुअल इमोशनल डेवलपमेंट। जो मेन कोर जो आइडिया है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि लिटरेरी टेक्स्ट हैज इंट्रिंसिक मीनिंग, यानी कि एक मीनिंग छुपा होता है किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के बीच में, और वो एग्जिस्ट जब करता है जब हम उसे हिस्टोरिकल, सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी मीनिंग को पढ़ने के लिए हमें इन चीज़ों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और यही लिबरल ह्यूमनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस रेनेसा ह्यूमनिज्म और 19 से अर्ली 20th सेंचुरी, जब तक मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी ने इसे चैलेंज नहीं किया। यानी कि मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी आज की थ्योरीज की बात करता है, जो 21st सेंचुरी की बात है या लेटर 20th सेंचुरी की जो थ्योरीज होती हैं। तो इसका जो इन्फ्लुएंस है ना, बहुत डीप है। जो रेनेसा ह्यूमनिज्म, रेनेसा का मतलब हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे कि रेनेसा क्या है एक्चुअल में, लेकिन रेनेसा में एक एक्सप्लेनेटरी, काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी ऑब्जर्वेबल थिंग थी, वो थी क्रिटिकल थिंकिंग, वो थी क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो वैसे ही रेनेसा ह्यूमनिज्म के अंदर लिबरल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, और ये काफ़ी ज़्यादा डीपली रूटेड है। एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि शेक्सपियर प्लेज जो होते हैं वो वैल्यू इसलिए नहीं किए जाते कि वो एलिजाबेथन टाइम के हैं, लेकिन वो उनकी यूनिवर्सल ह्यूमन थीम्स, जैसे अगर आप हेमलेट पढ़ोगे, ओथेलो पढ़ोगे, तो इनके अंदर आप देखोगे कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो साइकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं, वो आज के ह्यूमन के लिए भी सिमिलर हैं, यूनिवर्सल हैं, और हर जगह, हर टाइम फ्रेम में, हर स्पेस में वो लगभग इक्वल रहती हैं। हर व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी और इनडिसीजन से गुजरता है अपनी लाइफ में, एंड दैट इज ट्रू। फिर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मॉडर्न थ्योरी और लिटरल थ्योरी, जो लिटरेरी स्टडीज़ है, जो मॉडर्न थ्योरी से पहले की बात करती है, तो क्लासिकल एंटिक्विटी में बात करती है। अरिस्टोटल की पोएटिक्स में मैंने मिमेसिस, कैथारसिस और प्लॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात की। मिडिवल पीरियड, जहाँ पर एलेगोरिकल रीडिंग और रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस होते हैं। एलेगोरिकल रीडिंग्स होती हैं जिसके अंदर हम किसी और मीनिंग के बारे में किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये ऐसी राइटिंग्स होती हैं जो पॉलिटिकल हैं, जो किसी को टारगेट करती हैं, या किसी पॉइंट को, किसी कॉन्सेप्ट को टारगेट करती हैं। इसके बाद रेनेसा ह्यूमनिज्म, जो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और मॉरल पर्पस पे बात करता है। फिर 18th 19th सेंचुरी रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म और अर्ली 20th सेंचुरी का पीरियड आता है। रोमांटिसिज्म में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का एक वर्क आपको याद होगा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। तो इन्होंने बोला था उसके अंदर कि पोएट्री हैज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। विक्टोरियन क्रिटिसिज्म में मैथ्यू आर्नोल्ड आते हैं, जो कहते हैं कि लिटरेचर एक मॉरल रिफाइनमेंट एंड सिविलाइजिंग फोर्स है। अर्ली 20th सेंचुरी में जो फॉर्मलिज्म है और न्यू क्रिटिसिज्म है, उसका राइज देखने को मिलता है। और कई सारी क्लोज रीडिंग टेक्निक्स, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कई सारी क्लोज रीडिंग टेक्स्ट जो टेक्निक्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो बेस्ट लिटरेचर टीचेस अस व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। तो हमें लिटरेचर ह्यूमन बनना सिखाता है। दैट इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंस, द सिंबल, द मार्क और द स्टैंडर्ड ऑफ बेस्ट लिटरेचर। आगे बढ़ते हैं, और ये है पीटर बेरी के 10 टेनेट्स। देखो, ये 10 टेनेट्स आपको सब कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये एक ही बुक के अंदर आपको मिलेंगे। दैट इज पीटर बेरीज लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, तो इनके की प्रिंसिपल्स हैं, जिन्होंने 10 चीज़ों के बारे में बात करी अबाउट लिबरल ह्यूमनिज्म, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल है, ईजी है, इन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसे पढ़ने की। पहली चीज़ उन्होंने बोली कि लिटरेचर जो है टाइमलेस और यूनिवर्सल होता है। लिटरेरी टेक्स्ट का जो मीनिंग है उसके अंदर ही होता है।
ठीक है। और जो लिटरेचर है वो ह्यूमन से जो इंडिविजुअल ह्यूमन एसेंस है उसको एक्सप्रेस करता है, यानी कि सोसाइटी उसका प्राइमरी फोकस नहीं होता है, उसका इंडिविजुअल इज द प्राइमरी फोकस, क्योंकि लिखा भी इंडिविजुअल ने है और किसी इंडिविजुअल के लिए। जैसे मैंने कोई पीस ऑफ वर्क लिखा, आपने कोई पीस ऑफ वर्क पढ़ा, आपके दोस्त ने वो पीस, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन उसे पढ़ रहा है और अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और वही एक सोसाइटी के लिए एक टारगेटेड वर्क बन जाता है बाद में। लेकिन मेरा जो टारगेट था वो इंडिविजुअल था, मैंने अपनी मर्जी से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे लिखा और आपने उसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पर इंटरप्रेट किया। तो जो लिटरेचर का जो एसेंस है, जो इंडिविजुअल ह्यूमन एसेंस है, उसको एक्सप्रेस करता है। इसके बाद लिटरेचर जो है मॉरली इंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। फॉर्म और कंटेंट जो है इसमें इंसेपरेबल हो जाते हैं। लिटरेरी मीनिंग जो पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल फैक्टर से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। मीनिंग सेल्फ कंटेंट होता है, यानी कि उस टेक्स्ट के अंदर उसका मीनिंग छुपा हुआ है, उसे आप पॉलिटिकल, सोशल उन एस्पेक्ट से ना देखो। लिबरल ह्यूमनिज्म का ये अप्रोच है कि टेक्स्ट जो वर्ड जो लिखा हुआ है पेज पर उसे वैसे देखो, ठीक है। फिर आती है क्लोज रीडिंग, जो इसेंशियल होती है किसी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद लिटरेचर को पॉलिटिक्स और हिस्ट्री से अलग रखा जाना चाहिए। ये पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स और जितनी भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, लिटरेचर उनसे अलग है, उनसे बियॉन्ड है, उनसे ट्रांसेंड करता है, उनसे अलग हो जाता है। ओरिजिनलिटी एंड जीनियस जो है, यानी कि देखो यहाँ पे जीनियस का मतलब आप ये मत समझना कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट चीज की बात कर रहे, नहीं। जीनियस का मतलब होता है ब्यूटीफुल, एक आर्टिस्टिक वर्क, एक ऐसा वर्क जो रेयर है या जो सेलिब्रेटरी है, यानी कि उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि दिस इज सम काइंड ऑफ डिफरेंट वर्क। और टेंथ था कि जो क्रिटिक्स का रोल होता है, किसी भी टेक्स्ट को कोई क्रिटिक सिर्फ इंटरप्रेट करता है, उसे चैलेंज नहीं करता है टेक्स्ट को, ठीक है ना। टेक्स्ट को चैलेंज करने का मतलब है कि उसे जड़ से ही खारिज कर देना कि नो, I don't believe in this particular text or particular concept which is provided in that paragraph or in that theory by any kind of writer or author. लाइक अगर हम ये 10 प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं तो हम अगर क्रिटिक हैं इसके, यानी कि क्रिटिक का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, ये तो आपको पता होगा, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो मैं अगेंस्ट हूँ या फॉर हूँ वो देखा जाता है। मान लो मैं इसके अगेंस्ट हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे इनके जो 10 के 10 प्रिंसिपल्स हैं उनको जड़ से ही खारिज कर दूंगा, मतलब इन्हें चैलेंज ही कर दूंगा कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल इन लिटरेचर। नहीं, मैं इसके रीजंस दूंगा, इसके लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस दूंगा, अपनी थ्योरी दूंगा, इनके अगेंस्ट नहीं बल्कि इनके कॉन्ट्रास्ट में, इनके अपोजिट में। अगेंस्ट और कंट्रास्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंट्रास्ट होता है जो इसका अपोजिट आपको बता रहा है, अगेंस्ट जो इसको बिल्कुल ही मानने से इनकार कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे टाइमलेस थीम, अगर हम प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करें तो उसमें लव, क्लास एंड पर्सनल ग्रोथ, जो आज के टाइम में इतनी सेंचुरीज के बाद और आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बिल्कुल यूनिवर्सल रहेंगे कि लव, क्लास, पर्सनल ग्रोथ, ये एक ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमेशा वहां पर रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की तरफ, जिन्होंने टच स्टोन मेथड दिया। देखो टच स्टोन मेथड बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस इसका नाम थोड़ा सा बहुत बड़ा है, हाइपर हाई फाई जो नाम होता है वैसा है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड एक बहुत मेजर प्रोपोनेंट थे ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म। उनका बहुत कुछ मानना था इसको लेकर। उनका कोर आइडिया ये था कि लिटरेचर जो है एक बेस्ट रेपोजिटरी है ह्यूमन विजडम का, यानी कि लिटरेचर जो सोसाइटी का सबसे रिफाइंड और इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन है, जो इंसान की मॉरलिटी को शेप करता है, ठीक है। फिर इनके आर्नोल्ड्स के जो टच स्टोन मेथड है ना, वो खुद कहता है कि अ ग्रेट लिटरेरी वर्क शुड बी टेस्टेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लासिकल मास्टरपीस। यानी कि आर्नोल्ड का सिंपल सा कहना था कि कोई एक लिटरेरी वर्क की ग्रेटनेस तभी जज की जा सकती है जब उसके क्लासिकल मास्टरपीसेस के साथ कंपेयर किया जाए। सिर्फ वही लिटरेचर ग्रेट है जो टाइमलेस और यूनिवर्सल है। इसका मतलब है कि अगर एक पोयम या नॉवेल, अगर हम उसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें उसे शेक्सपियर, होमर या मिल्टन जैसे ग्रेट राइटर्स के वर्क के साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वर्क है, उनके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, वो एलिवेटेड, वो हाईली क्वालिफाइड स्टैंडर्डाइज्ड वर्क है। अगर आप टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड की क्वालिटी जज करोगे, है ना, तो उसमें आपको शेक्सपियर या होमर के वर्क्स के साथ कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने यह भी कहा था कि कल्चर इज द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो आर्नोल्ड है ना, वो मॉडर्न सोसाइटी को क्रिटिक भी करते हैं। वो कल्चरल डिक्लाइन, वो बोलते हैं कि देखो कल्चर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है और उससे लिटरेचर ही बचा सकता है। तो लिटरेरी एक्सीलेंस खत्म हो रही है, उसको अगर आपको रीगेन करना है तो कंपैरिजंस भी उसी स्टैंडर्ड के होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया कि होमर और शेक्सपियर को उन्होंने टच स्टोन कहा क्योंकि उनकी जो लिटरेचर थी काफ़ी ग्रेट थी, है ना। उसको उन्होंने एक मास्टरपीस कहा, उन्होंने उसे मान लिया कि द स्टैंडर्ड ऑफ एनी क्रिएटिव वर्क। ये मैं बोल चुका हूँ, कल्चर इज द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड। चलो अब बात करते हैं द रोल ऑफ लिटरेचर एज अ सिविलाइजिंग फोर्स। देखो सिविलाइजिंग फोर्स समझ रहे हो, मतलब आपको सुधारने वाला काम करती है लिटरेचर, ठीक है। तो लिटरेचर शुड एजुकेट एंड रिफाइन इंडिविजुअल्स,
एफा लीविस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इसके अंदर। इन्होंने कहा कि जो लिटरेचर है ना, ये मॉरल सेंसिबिलिटीज को शेप करती है और सोसाइटी को इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन उससे प्रोटेक्ट करती है। लीविस का मानना था कि जो मॉडर्न कल्चर है वो डिग्रेड हो रहा है और लिटरेचर एक इंपॉर्टेंट टूल है जो ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर सकती है। इन्होंने मास कल्चर और हाई कल्चर के बारे में बात की, ठीक है। तो इनका मानना था कि जो मास कल्चर है वो इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक डिक्लाइन का रीजन है और लिटरेचर को एलिटिस्ट और रिफाइंड वैल्यूज प्रमोट करनी चाहिए, है ना। लिटरेचर सोसाइटी को इंटेलेक्चुअल और मोरल डिक्लाइन से बचाने का काम करती है। उनका मानना था कि कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट और मास कल्चर लिटरेचर को डिग्रेड करता है, ठीक है। तो इन्होंने जेन ऑस्टिन और जॉर्ज एलियट का एग्जाम्पल लिया और उसके अंदर उनके वर्क्स के अंदर जो मॉरल डेप्थ थी उसके बारे में उन्होंने उसे प्रेस किया, लेकिन उन्होंने उसे क्रिटिसाइज भी किया क्योंकि वो रोमांटिक पोइट्स थे और एक्सेसिव इमोशनल होते थे किसी भी चीज को लेकर। तो जेन ऑस्टिन और जॉर्ज एलियट को उनकी मॉरल डेप्थ और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स के लिए इन्होंने प्रेज किया, लेकिन रोमांटिक पोइट्स को क्रिटिसाइज किया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो ज्यादा इमोशनल और सेल्फ इंडलजेंट थे, अपने बारे में ज्यादा बात करते थे और उनके इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होते थे क्योंकि वो रोमांटिक पोइट्स थे। रोमांटिक का मतलब लव से रिलेटेड नहीं है, रोमांटिसिज्म एक अलग काइंड ऑफ थ्योरी है, उसे हम फिर कभी पढ़ेंगे किसी लेक्चर में, ठीक है। अब हम क्लोज रीडिंग की बात करते हैं, जो फाउंडेशन है किसी भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। आई रिचर्ड्स, इनका नाम आपने सुना होगा। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की एक थ्योरी इन्होंने दी थी जिसमें इन्होंने मेनली 3 चीजें या आप कह सकते हैं 6 चीजों पर इन्होंने फोकस किया था। दैट इज इमेजरी एंड सिंबलिज्म, टोन एंड स्ट्रक्चर एंड डिक्शन एंड सिंटैक्स, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसमें इन्होंने कहा कि लिटरेरी एनालिसिस सिर्फ टेक्स्ट के अंदर एक लिंग्विस्टिक और स्टाइलिस्टिक फीचर्स पे फोकस करेगा, ऑथर की बायोग्राफी या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करना होगा, ठीक है। और क्लोज रीडिंग का मतलब है कि ऑथर की बायोग्राफी या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें बिल्कुल ही इग्नोर कर देने चाहिए, उनके बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि टेक्स्ट वो है सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर के लिंग्विस्टिक और स्टाइलिस्टिक फीचर्स इंपॉर्टेंट है, उसका डिक्शन इंपॉर्टेंट है, वो किस टोन में लिखा हुआ है, उसके अंदर कैसी इमेजरी और सिंबलिज्म यूज किए गए हैं, किस टाइप का उसका सिंटेक्स है, किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करेंगे हम। दैट इज क्लोज रीडिंग, है ना। सुपरफिशियल रीडिंग नहीं है कि हाँ भाई कीट्स ने लिखा है तो बड़ा सुंदर लिखा है। कीट्स ने क्या लिखा है, कीट्स का जो टेक्स्ट है उसका एनालिसिस हमें करना है, प्रैक्टिकल बात करनी है हमें। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यानी कि प्रैक्टिकलिटी को हम देखेंगे ओवर द इमोशनल अप्रोच, ठीक है। टीएस इलियट ने भी इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का एक कॉन्सेप्ट दिया, एक स्ट्रक्चर्ड वे जो इमोशंस को प्रिसाइज इमेजरी के यूज से इवोक करता है, ठीक है। इनका मानना था कि इमोशंस को डायरेक्ट एक्सप्रेस करने की जगह एक स्ट्रक्चर सेट ऑफ इमेजेस में सिंबल्स के जरिए इवोक किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो शेक्सपियर का हेमलेट के इंडिसीजन सिर्फ डायलॉग्स के जरिए तो नहीं थे, बल्कि उनके एक्शंस और सेटिंग के जरिए एक्सप्रेस होते हैं कि एकदम डार्क है, उसने एक पुराना सा फटा सा क्लोक पहन रखा हुआ है और वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है, स्मोकी बैकग्राउंड है। तो इस तरीके की जो इमेजरी यूज़ की गई है वो एक एक्सप्रेशन है, वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन की जगह पे कैसा एक्सप्रेशन है, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन है उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं आपको जैसे एक्सरसाइज के तौर पे एक चैलेंज दूं कि आप विलियम ब्लेक की द टाइगर वाली एक पोइट्री है, बहुत अच्छी है, बहुत छोटी सी पोइट्री है जो उनके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से है। कंसिडर करो उसकी फॉर्म, टोन और सिंबोलिज्म को बिना किसी एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में। आपको ब्लेक के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ टाइगर की टेक्स्ट पढ़नी है और उसको एनालाइज करना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि टेक्स्ट जो है वो ऑटोनोमस कैसे है, उसका सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग का मतलब क्या है। तो लिबरल ह्यूमनिज्म यही बोलता है कि जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो फिक्स है और यूनिवर्सल है, हर जगह सेम रहेगा। ऑथर की बायोग्राफी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस सेकेंडरी है, इनको हम बिल्कुल खत्म ना करें तो बेहतर है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें इनसे देखने को मिलता है कि भाई ऑथर कहाँ रहते थे, ऑथर किस टाइम पीरियड में थे, तो इससे हमें कुछ आइडिया लग जाता है कि हाँ ये टेक्स्ट किसके बारे में हो सकता है। लेकिन ये सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है, जो टेक्स्ट है उसको पढ़ो यार, उसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात करो, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे कीट्स का ओड टू नाइटिंगेल, तो इसे एज अ पोइट्री पढ़ना चाहिए, इसे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि भाई कीट्स को तो टीबी हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या। वो कर रहे हैं ऑब्वियसली, उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ओड टू नाइटिंगेल एक यूनिवर्सल वर्क है, उसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, तो उसे एज अ पोइट्री पढ़ो, उसे एज अ टेक्स्ट पढ़ो, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट के लिए अगर हम बात करें तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते थे उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो मीनिंग है वो कभी फिक्स नहीं होता है। आपने गड्डी कंस्ट्रक्शन थ्योरी पढ़ी हो ऑफ डेरिडा, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो वो रीडर के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। आपने रोलाबाज के बारे में पढ़ा हो कि जो मीनिंग है उसमें डेथ ऑफ द ऑथर, आपने अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़े हो, नहीं पढ़े तो हम फिर इन्हें कभी डिस्कस करेंगे और आगे भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे इन्होंने कहा कि मीनिंग कभी फिक्स नहीं होता, लेकिन लिबरल ह्यूमनिज्म क्या कहता है कि टेक्स्ट ऑटोनोमस है, टेक्स्ट सफिशिएंट है, उसके पास अपना मीनिंग फिक्स है और यूनिवर्सल है, हर जगह सेम रहेगा, हर टाइम फ्रेम में, हर स्पेस में, ठीक है। इसके बाद अपोजिशन टू पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल रीडिंग्स, यानी कि जो लिबरल ह्यूमनिज्म है इसके अगेंस्ट कौन कौन है और ये किसके अगेंस्ट है।
तो लिबरल ह्यूमनिज्म कंप्लीटली क्या करता है, मार्क्सिज्म को रिजेक्ट ही कर देता है। क्यों कर देता है भाई? फेमिनिज्म को रिजेक्ट कर देता है, पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं कि यार लिटरेरी ब्यूटी तो बात की बात है, पहले तुम मेजर पॉइंट्स को देखो, मेजर उसका सब्जेक्ट तो देखो। कहीं क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया जा रहा है, कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया जा रहा है, कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया जा रहा है, कहीं कॉलोनाइजेशन और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो इनको क्यों हम रिजेक्ट करते हैं? तो ये आपस में कंट्रारी हैं एक दूसरे के, लिबरल ह्यूमनिज्म और मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, यानी कि जो भी मॉडर्न थ्योरीज ज़्यादातर हैं वो मेजरली इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये लिटरेरी ब्यूटी को सेकेंडरी रखती हैं और बात करती हैं मेजरली लिटरेचर के जो पॉलिटिकल टूल्स हैं उनके बारे में। लेकिन लिबरल ह्यूमनिज्म क्या कहता है कि लिटरेचर इज नॉट अ पॉलिटिकल टूल बट अ सोर्स ऑफ इटर्नल विजडम। इससे हम बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। पॉलिटिकल टूल की तरह से यूज ना करो, ये एस्थेटिक है, यानी कि ब्यूटी के बारे में बात करता है बस। जैसे शेक्सपियर का ओथेलो, लिबरल ह्यूमनिज्म अगर हम बात करेंगे, या कोई लिबरल ह्यूमनिस्ट है वो इसे कैसे देखेगा? वो ट्रेजेडी ऑफ जेलसी ही देखेगा इसे। लेकिन पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक इसे कैसे देखेगा? एक रेशियल क्रिटिक के तौर पे, कि इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि क्या लिटरेचर न्यूट्रल हो सकता है, ट्रूली न्यूट्रल हो सकता है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? नीचे बता देना कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिबरल ह्यूमनिज्म का डिक्लाइन, इसके इसके बुरे दिन कैसे स्टार्ट हो गए यार। देखो, राइज ऑफ मार्क्सिज्म हुआ, फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इन्होंने इसके कोर टेनेट्स के बारे में बात की और उनको चैलेंज कर दिया। चैलेंज कर दिया यानी कि उनको खत्म ही कर दिया। जैसे मैं आपको भी बता रहा था ना रोला बार्थ के बारे में, देखो मेरा मेमोरी कितना शार्प है। रोला बार्थ के बारे में तो डेथ ऑफ द ऑथर में उन्होंने लिखा कि रीडर जो है वो ऑथर नहीं है, और रीडर ही किसी मीनिंग को डिटरमाइन करता है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करता है। ऑथर ने जो लिख दिया वो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम ट्रुथ हो गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। रीडर उसे जैसे इंटरप्रेट करेगा, जिस वे में इंटरप्रेट करेगा, जिन डायमेंशंस के साथ इंटरप्रेट करेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसमें क्रिटिकल शिफ्ट देखते हैं कि लिटरेचर जो था साइट ऑफ पावर स्ट्रगल्स बन गया। जस्ट एस्थेटिक ऑब्जेक्ट नहीं रहा कि उसकी ब्यूटी के बारे में बात की जा रही है या ऐसा कुछ। वो एक अच्छी चीज़ बन गई, यानी कि एक टूल बन गया, पावरफुल टूल बन गया, पॉलिटिकल, सोशल, इमोशनल और फाइनेंशियल टूल बन गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम टोनी मॉरिसन की बिलीव्ड के बारे में बात करें, लिबरल ह्यूमनिस्ट उसे कैसे एनालाइज करते हैं कि उसकी नैरेटिव टेक्निक कैसी है ना। अच्छा, अगर आपने कभी फॉर्मलिज्म पढ़ा हो या न्यू फॉर्मलिज्म पढ़ा हो, तो उसे कभी लिबरल ह्यूमनिज्म से रिलेट करके पढ़ना, ये आपकी अप्रोच को और ज्यादा शार्प कर देगा, ठीक है। फॉर्मलिज्म और लिबरल ह्यूमनिज्म में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज भी हैं, तो उन्हें देखना, ठीक है। एक बार हम फिर किसी वीडियो में फॉर्मलिज्म और न्यू फॉर्मलिज्म को डिस्कस डिटेल में करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट उसे कैसे देखेंगे, टोनी मॉरिसन की बिलीव्ड को, वो देखेंगे स्लेवरी और ऑपरेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे भाई। अब लिबरल ह्यूमनिज्म के मेजर क्रिटिक्स देख लो। देखो, दो चार नाम याद रखो, किसी भी एग्जाम में किसी भी थ्योरी में लिख कर आ जाओ, आपको हेल्प करेगा ही करेगा। कार्ल मार्क्स, इन्होंने कहा कि लिटरेचर जो होता है वो क्लास स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करता है। साइमन दी बबुआ किसने, इन्होंने कहा कि लिबरल ह्यूमनिज्म जेंडर इनइक्वालिटीज को इग्नोर कर रहा है यार, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। एडवर्ड साइड, ओरिएंटलिस्ट जो थे, ओरिएंटलिज्म के बारे में बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि लिटरेचर जो है री करता है कॉलोनियल आइडियोलॉजीज को। ये कॉलोनियलिज्म के बहुत अगेंस्ट थे, उसके बारे में बात करते हैं, उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो लिटरेचर क्या करता है, कॉलोनियल आइडियोलॉजीज को रीइंफोर्स करता है। यैक्स डेरिडा, ये कहते हैं कि मीनिंग अनस्टेबल है और डिकंस्ट्रक्टिबल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी है कि मीनिंग चेंज होता रहता है। डिफरेंस का इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि मीनिंग डिफर भी करता है, डेफर भी करता है, तो वो एक डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है, उसमें हम डीप नहीं जाएंगे अभी। तो इसमें डिस्कशन की बात जो ये है कि क्या लिबरल ह्यूमनिज्म आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है, आपको लगता है? अगर लगता है तो मुझे बताना, कमेंट करना या कुछ भी डिस्कशन करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं लिबरल ह्यूमनिज्म और मॉडर्न थ्योरीज के बारे में, इनके बीच में कैसे यार मतलब नोक झोंक चलती रहती है। देखो आप एक कंपैरिजन से समझते हैं। लिबरल ह्यूमनिज्म कहता है कि लिटरेचर एक टाइमलेस है, एक टाइमलेस वर्क होता है। मॉडर्न थ्योरी वही कहती है कि लिटरेचर की जो हिस्ट्री होती है ना भाई साहब, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड होता है, यानी कि एक टाइम पीरियड में सेट होता है। आप महाभारत के टाइम को आज के टाइम में सेट नहीं कर सकते हो, है ना। लिबरल ह्यूमनिज्म क्या कहेगा कि महाभारत में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, भाइयों में लड़ाई हो रही थी, वो आज भी हो रही है ना। तो मॉडर्न थ्योरी क्या कहेगी, वो हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट जो था तब का डिफरेंस था, तब अलग था, आज के टाइम पे अलग सिस्टम है। तब मतलब किसी और चीज़ के लिए लड़ाई हो रही थी और आज किसी और चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है ना। ये एक बहुत लेम सा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। फिर कहता है लिबरल ह्यूमनिज्म की आप एस्थेटिक ब्यूटी पे फोकस करो, वही मॉडर्न थ्योरी कहता है कि ना बेटा, पॉलिटिक्स, क्लास और आइडेंटिटी पे फोकस करो। लिबरल ह्यूमनिज्म कहता है कि क्लोज रीडिंग करनी चाहिए। क्लोज रीडिंग क्या मतलब, क्या है कि उसके डिक्शन, सिंटैक्स, टोन, स्ट्रक्चर, उसकी ब्यूटी के बारे में बात करो। मॉडर्न थ्योरी कहते हैं ना, उसका इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस करोगे, अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग एरियाज में उस लिटरेचर के वर्क का क्या फायदा है और उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो आपको लगता है कि हम एस्थेटिक अप्रिशिएशंस और क्रिटिकल अवेयरनेस को बैलेंस कर सकते हैं किसी भी तरीके से? क्योंकि जो लिबरल ह्यूमनिज्म है ना, वो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रीडिंग्स को रिजेक्ट ही कर देता है।
वो मानता है कि लिटरेचर का पर्पज सिर्फ एस्थेटिक और आर्टिस्टिक होता है और कोई पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल एजेंडा इसमें नहीं होता। लेकिन मॉडर्न थ्योरीज क्या करती हैं कि ये उसे चैलेंज करने लगती हैं। जैसे मार्क्सिज्म की बात करें अगर हम, तो वो कहते हैं कि लिटरेचर पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का प्रोडक्ट है। फेमिनिज्म कहता है कि जेंडर बेसिस पर बात करो। पोस्ट कॉलोनिज्म कहता है कि लिटरेचर जो है वो इंपेरियलिस्ट और यूरोसेंट्रिक वैल्यूज को प्रमोट करता है, जैसे साइड ने कहा था। डिकंस्ट्रक्शनिज्म जो है वो कहता है कि लिटरेचर का मीनिंग अनस्टेबल है और रीडर का इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। तो ये इनके बीच में ना बहुत सारी ताका झाकी चलती रहती है और यही सब इसके डिक्लाइन का, लिबरल ह्यूमनिज्म के डिक्लाइन का रीजन बनता जाता है, क्योंकि मॉडर्न थ्योरीज थोड़ा स्ट्रांग है अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर। अब हम थोड़ा केस स्टडी करेंगे, है ना। केस स्टडी में हम बहुत जल्दी फिनिश करेंगे, काफी लंबा लेक्चर हो गया है। केस स्टडीज में हम हेमलेट को पढ़ते हैं। हेमलेट में देखो टेक्स्ट जो शेक्सपियर ने लिखा, लिबरल ह्यूमनिस्ट इससे कैसे एनालाइज करेगा। वो कहेगा कि ट्रेजेडी, रिवेंज, ह्यूमन वीकनेस और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसे टाइमलेस थीम्स हैं। और यूनिवर्सलिटी इसमें यह है कि हेमलेट जो भी फेस करता है वो सिर्फ एलिजाबेथन इंग्लैंड के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है, जो आज के टाइम में सब तक कॉमन है, जो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लोज रीडिंग फोकस कैसे करेगा कि हेमलेट की सोलिलोक्वीज पढ़ेगा, टू बी और नॉट टू बी, यानी कि उसका डीप इमोशनल टर्मोइल के बारे में बात कर रहा है, जो टाइम से अलग है, यानी कि आज भी हम इनडिसिसिव हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल डेप्थ है कि हेमलेट जो है एक ह्यूमन इंट्रोस्पेक्शन की अपने आप में अंदर झांकने का एक सिंबल है। मीनिंग एक सेल्फ कंटेन्ड है। द प्ले जो है वो किसी रेफरेंस, शेक्सपियर की बायोग्राफी के बिना किसी रेफरेंस और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के हम से समझ सकते हैं, उसे डीपली रीड कर सकते हैं। डिबेट ये है कि क्या हम एलिजाबेथन पॉलिटिकल क्लाइमेट को इसमें इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शेक्सपियर के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस होगा, तभी उसने इन सारी चीज़ों को, इन सारे जो भी प्लानिंग, प्लॉटिंग, जो भी किलिंग, मर्डर्स जो भी हो रहे थे, उन्हें ऐसे ही तो नहीं लिख दिया होगा। कहीं ना कहीं एलिजाबेथन पॉलिटिकल क्लाइमेट जो था, वहाँ का जो स्टेटस ऑफ पॉलिटिक्स था, उसका कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट जरूर पड़ा होगा। अब आते हैं जेन आयर पे, जो फेमिनिस्ट और लिबरल ह्यूमनिज्म के बीच की एक बात है। तो शैर्लोट ब्रॉन्टे ने इसे लिखा था। और लिबरल ह्यूमनिस्ट एनालिसिस से कैसे देखेगा, उसमें इंडिविजुअल और मॉरल ग्रोथ देख लेगा कि जेन जो थी उसकी जर्नी यूनिवर्सल ह्यूमन स्ट्रगल को बात करती है और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस के लिए उसको स्टैंड के बारे में उसकी एक इमेज बनाता है। वहीं पर्सनल एथिक्स और सोशल स्ट्रक्चर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखा देता है कि पर्सनल एथिक्स कैसे सोशल स्ट्रक्चर से ऊपर है, क्योंकि जेन वहां पर अपने कॉन्साइंस का फॉलो करती है ना, उसके अंदर के जो पर्सनल एथिक्स हैं उनको अपने कॉन्साइंस के साथ फॉलो करती है, सोसाइटी के रिजिड नॉर्म्स को नहीं मानती है। ठीक है, क्लोज रीडिंग में इसको देखेगा कि नोवेल का जो सिंबलिज्म है, जैसे फायर, आइस और रेड रूम, एक डीपर पर्सनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करता है बिना किसी फेमिनिस्ट या मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन की जरूरत के, है ना। तो इसमें फेमिनिस्ट कैसे काउंटर करेंगे, वो कहेंगे कि जेन का जो रेबेलियन है वो पेट्रियार्की के अगेंस्ट है, जो सेंट्रल है। पेट्रियार्की एक प्रॉब्लम है विच इज अगेंस्ट फेमिनिज्म, और इग्नोरिंग जेंडर पॉलिटिक्स ये टेक्स्ट के ट्रू मीनिंग को लिमिट कर देगा। तो इन दोनों में इस तरीके से होगा। अब डिस्कशन ये है कि अगर लिटरेचर हमेशा पॉलिटिकल लेंस से एनालाइज किया जाना चाहिए या उसकी एस्थेटिक ब्यूटी के बारे में बात करनी चाहिए यार, क्योंकि उसे लिखने के लिए बहुत ज्यादा अप्रोचेस चाहिए होती हैं, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस चाहिए होती है, जो कि क्रिएटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या हमेशा उसे पॉलिटिकल लेंस से देखना चाहिए? आपको क्या लगता है? चलो, लास्ट केस स्टडी हार्ट ऑफ डार्कनेस। आपने अगर नहीं पढ़ा जोसेफ कॉनरेड का तो पढ़ना, बहुत अच्छा वर्क है। और इसके साथ साथ चिनुए चिबे का इसका जो क्रिटिक है उसको भी पढ़ना, ठीक है। तो ये जोसेफ कॉनरेड ने लिखा है, इसके अंदर भी कई सारी थीम्स के बारे में बात की है जो यूनिवर्स, जैसे नोवेल में करप्शन, ग्रीड, मोरल डीके है, जो आज भी हम देखते हैं कि आज भी सिमिलर है। उसमें जो मॉर्लो की जर्नी है ना, उसके बारे में बात करते हैं कि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की कहानी है, सिर्फ इंपेरियलिज्म की, क्रिटिसिज्म की कहानी नहीं है। फिर लिटरेरी जो मेरिट है आइडियोलॉजी के ऊपर, उसकी बात करते हैं कि कॉनरेड जो है वायरनी और सिंबलिज्म इसको एक लिटरेरी मास्टरपीस बनाता है। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक जो इस पे बात करेंगे, जैसे एडवर्ड साइड एंड चिनुए चिबे, जैसे मैंने अभी बताया, वो क्या कहेंगे कि भाई ये जो नोवेल है ना, अफ्रीका को एक डार्क प्रिमिटिव लैंड दिखाता है, जो एक रेसिस्ट स्टेरियोटाइप है। अब इसमें डिबेट ये है कि क्या हम एस्थेटिक वैल्यूज को पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन से सेपरेट कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं, ये आप सोचकर बताओ। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, क्या लिबरल ह्यूमनिज्म एलिटिस्ट है या नहीं है। तो हम लिबरल ह्यूमनिज्म की कुछ लिमिटेशंस भी समझते हैं ना, कि ये एलिटिस्ट है या नहीं है। देखो, ये हाई आर्ट को प्रायोरिटाइज करता है और पॉपुलर लिटरेचर को डिसमिस कर देता है। यूनिवर्सल रीडर्स का कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कल्चर, क्लास और आइडेंटिटी टेक्स्ट को कैसे शेप करते हैं ये इग्नोर किया जाता है। नॉन वेस्टर्न लिटरेचर्स को एक्सक्लूड कर देता है, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस को टाइमलेस कहना ठीक है, पर अफ्रीकन या इंडियन टेक्स्ट को इग्नोर करना सही है क्या, है ना। तो नॉन वेस्टर्न लिटरेचर्स को एक्सक्लूड करते हैं। अजीब सा इसका एक अप्रोच है कि जो भी ऐसी आर्ट है, जो भी ऐसे वर्क है जो नॉन वेस्टर्न्स के हैं, वो उनके कैनन में सेट ही नहीं होते हैं, शिफ्ट कर ही नहीं सकते हैं। ये है कि क्या हम लिटरेरी मेरिट्स को रीडिफाइन करें, ये डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को भी हमें नजर में रखना होता है। इसके बाद हम करते हैं इग्नोरिंग हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट।
लिटरेचर एक वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता, हर टेक्स्ट अपने समय और पॉलिटिक्स से शेप होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर हम लें तो 1984 सिर्फ इंडिविजुअलिज्म के बारे में नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल क्रिटिक है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड सिर्फ मॉरलिटी नहीं है, बल्कि अमेरिकन रेशियल स्ट्रगल्स को दिखाता है ना। तो हम कभी किसी बुक को सिर्फ उसके आर्टिस्टिक वैल्यू के लिए पढ़ सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। चलो अब रेलेवेंस पढ़ते हैं इसका लिबरल ह्यूमनिज्म का, कि क्या है या नहीं है। देखो ये सारे जो पॉइंट्स है मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्लोज रीडिंग अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म में भी इसका यूज होता है। लिटरेचर का मॉरल और एस्थेटिक वैल्यू स्टडी करना जरूरी है। और क्या मॉडर्न थ्योरीज रीडिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देती हैं, ये आप सोचकर बताओ। क्योंकि ये चीजें जो है, जैसे अगर हम प्राइड एंड प्रेजुडिस को देखें तो उसके अंदर जेंडर रोल्स को एनालिसिस किए बिना हम एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं आप? अगर प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ रहे हो तो जेंडर रोल्स को बिना ओवर एनालाइज किए हम उसे एंजॉय नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस जो बनाना चाहिए हमें, एक दोनों के बीच में, पॉलिटिकल अवेयरनेस और एस्थेटिक एप्रिसिएशन के बीच में, वो पॉसिबल है या नहीं है। समरी में आप सब वही सारी चीज़ें हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखा। कि देखो लिबरल ह्यूमनिज्म की स्ट्रेंथ्स देखी, वो क्या है कि टाइमलेसनेस और लिटरेचर की जो यूनिवर्सलिटी है उस पर फोकस करता है। डीप पर्सनल एंगेजमेंट टेक्स्ट के साथ उसे इंकरेज करता है। क्लोज रीडिंग स्किल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज भी रेलिवेंट है किसी भी टेक्स्ट को एनालिसिस करने के लिए, उसको डेवलप करता है। लेकिन इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, इसकी लिमिटेशन है कि सोशल पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स को क्या करता है, ये डायरेक्टली इग्नोर कर देता है। ये यूनिवर्सल रीडर्स को अज्यूम करता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, है ना। और डिसमिस करता है कि थ्योरीज जो हैं वो न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर हो भी सकती हैं, उसे डिसमिस कर देता है, उसके बारे में बात ही नहीं करता। तो एक बात बताओ, क्या हम मॉडर्नाइज लिबरल ह्यूमनिज्म को हिस्टोरिकल और कल्चरल अवेयरनेस में इंक्लूड कर सकते हैं बिना इसकी स्ट्रेंथ्स को खोए? आप सोचकर बताना कमेंट में, ठीक है। आज का कंक्लूजन ये है कि हम इसके बाद हम क्या पढ़ सकते हैं और आगे हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। और लिबरल ह्यूमनिज्म क्या है, वो ये है कि लिटरेरी स्टडीज टुडे आर ब्लेंड ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस, जिसमें लिबरल ह्यूमनिज्म आज भी इन्वॉल्व है मॉडर्न थ्योरीज में, लेकिन आइसोलेशन में इसे आज हम नहीं पढ़ पाते हैं। ये बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि ये टेक्सचुअल एनालिसिस और हिस्टोरिकल अवेयरनेस के बीच में हमें बैलेंस बनाना सिखाता है। तो यही इसकी बेस्ट अप्रोच होगी, अगर मैं ऐसा कहूँ तो। लिबरल ह्यूमनिज्म हमें उस लिटरेचर की पावर के बारे में बताता है जो हमें टाइम और कल्चर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वांट टू वॉच यू आर, अगर मैं बोलूँ तो आप अपने बचपन में पहुंच जाओगे, बचपन की पोइट्री याद आने लग जाएगी, हम कैसे लाइफ को जीते थे, जैसे आप अभी सोच रहे हो, है ना। तो यही यही है लिटरेचर, यही है जो आपको कनेक्ट कर देता है ना। और क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी लिटरेचर को उसकी एस्थेटिक वैल्यू और मोरल वैल्यूज के बिना उसे पढ़ा जा सकता है? और क्या हमें हमेशा पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी को इसमें कंसिडर करना चाहिए? आपको क्या लगता है, बताना ज़रूर, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है तो कमेंट करके बताओ। और अगर आप और भी लिटरेरी थ्योरीज पे ऐसे ही डिटेल्ड डिस्कशन चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। या हम नेट को टारगेट कर रहे हैं, यूजीसी नेट को, हम कोई समरी या बीएमए के एग्जाम्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं ना। और अगर आपने नोट किया है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। होप कि अगला लेक्चर छोटा रहेगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।